This is part 9 of our daily Indian Polity and Constitution MCQ series. Today we will discuss 20 more questions. So let's begin. First question is, which of the following powers are enjoyed by Prime Minister in relation to the Parliament? First statement is, he can dissolve the Lok Sabha at any time. This statement is wrong. Lok Sabha is dissolved by President on the recommendation of Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और डिसॉल्व प्रेसिडेंट करते हैं, सो इट्स नॉट प्राइम मिनिस्टर. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड इज, द प्रेसिडेंट समन्स prorogues sessions of the parliament on the advice of prime minister. Yes, this statement is correct. प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट समन और प्रोरग्यू करते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को. सो हियर करेक्ट आंसर इज बी, विच इज 2 ओनली. Next is, with reference to Panchayats extension to Schedule Area Act, consider the following statement. First is, it extends the provision of Part 9 of the Constitution to both 5th and 6th Schedule. This statement is wrong. Part 9 of the Constitution में provision है relating to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रोविजन है वो 5th और 6th शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड नहीं होते हैं, वेयर एज 5th एरिया के लिए पार्लियामेंट ने एक अलग से लेजिस्लेशन बनाया है विच इज प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, जिसको पैसा एक्ट भी कहते हैं. इसको बनाया गया था 1996 में ताकि जो प्रोविजन है पंचायत के उसे एक्सटेंड किया जा सके 5th शेड्यूल एरिया में. करंटली 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स आते हैं. इन 10 स्टेट के कुछ पार्ट्स है जहाँ पे जो पंचायत के प्रोविजन है वो पैसा द्वारा एक्सटेंड किए गए हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज इनकरेक्ट. और 6th शेड्यूल में ना तो पंचायती राज का प्रोविजन और ना ही पैसा एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है. और 6th स्टेट में 4 स्टेट है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एम्पावर्स द ग्राम सभा टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ पीपल. यस, दिस इज करेक्ट. इसको इसीलिए बनाया है ताकि ये सेफगार्ड और प्रिजर्व कर सके ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ पीपल. और इसीलिए ये 10 स्टेट के कुछ पार्ट्स हैं इन 10 स्टेट के जहाँ पे इसके प्रोविजन एक्सटेंड होते हैं. सो हियर करेक्ट आंसर इज बी, विच इज 2 ओनली. Next question is, consider the following statements. The Constitution declares Delhi as the seat of Supreme Court. Yes, this statement is correct. Constitution में declare किया गया है Delhi as a seat of Supreme Court. Second is, the Constitution authorizes the Chief Justice of India to appoint other places or places as a seat of Supreme Court. This statement is also correct. Constitution ने authorize किया है Chief Justice को, वो appoint कर सकते हैं any other place as a seat of Supreme Court, but that is only with the prior recommendation of President. So here both the statements are correct. Next question is regarding the Model Code of Conduct comes immediately into effect. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक गाइडेंस होती है जो कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई जाती है. और इसमें पार्टीज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था जब इनको बनाया गया था. तो ये इमीडिएटली इफेक्ट में आते हैं जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा. सो हियर करेक्ट आंसर इज ए, वंस द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to election in India, which of the following is not correct? First, no person is ineligible for inclusion in the electoral rolls on grounds only on religion, race, caste and sex. This statement is correct. किसी भी इंडिविजुअल को ineligible नहीं किया जाता है electoral roll में inclusion करने के लिए only on these grounds. सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रोविजन रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स कैन बी मेड बोथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में आर्टिकल 324 टू 329 तक जो इलेक्ट्रोल सिस्टम से लेकर प्रोविजन है वो सारे इन आर्टिकल्स के अंडर आते हैं. स्टेटमेंट सी इज,
order issued by delimitation commission can be questioned in a court of law. This statement is incorrect और ये हमारा सही आंसर होगा. डिलिमिटेशन कमीशन है उसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. इसके जो मेंबर होते हैं, एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए होता है. डिलिमिटेशन कमीशन का पर्पस होता है ये डिलिमिट करते हैं, बाउंड्री को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट करेगा ड्यूरिंग इलेक्शन. जो इनका ऑर्डर होता है, जो इन्होंने एक बार ऑर्डर दे दिया वो फाइनल होता है, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है. लास्ट स्टेटमेंट इज prisoners convicted of heinous crimes cannot vote in Lok Sabha election. Yes, this statement is correct. So here correct answer is C. Next is the president consult Chief Justice of India in case of appointment of judges of. President of India in consultation with Chief Justice of India appointment करते हैं judges of Supreme Court and High Court. Appointment for the subordinate courts other than district judge are made by governor of concerned state, और वो कंसल्ट करते हैं with the State Public Service Commission and High Court. So here correct answer is A, which is 1 and 2 only. Next is with reference to the office of whip, consider the following statements. First is he is appointed by the speaker to ensure that decorum of the house. This is incorrect statement. ना तो कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही रूल ऑफ द हाउस में विप से रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर है. जो ऑफिस ऑफ विप है वो अपॉइंट किया जाता है पर्टिकुलर पार्टी, वेदर इट इज रूलिंग पार्टी और अ ऑपोजिशन पार्टी. हर पार्टी का अपना एक विप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अटेंडेंस और अदर एक्टिविटी की, किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करता, वो सब देखते हैं. सेकेंड इज डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर्स हु डू नॉट फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ द विप. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसको आप ऐसा मान सकते हैं जैसा एक क्लास में मॉनिटर होता था, बस वही ये है, और इनका काम होता है डिसिप्लिन बना के रखना हाउस में अपने पार्टी के मेंबर के साथ. सो हियर करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, विच इज 2 ओनली. Next is with reference to cabinet committees. Consider the following statements. 1. They are extra constitutional in nature. Yes, this statement is correct. Cabinet committees are extra constitutional in nature. Second is they are set up by the president. No, this statement is incorrect. They are set up by prime minister whenever they required it. Next is only cabinet ministers are eligible to their members. This statement is incorrect again, because usually members of the cabinet committees are cabinet minister, but other ministers are not debarred from its membership. So here correct statement is A, which is 1 only. Next is joint sitting is provided by constitution to resolve the deadlock between the two houses of parliament over the passage of a bill. Which of the following categories of bill can a joint sitting be convened for? Right answer for this is ordinary bill. Ordinary bill के लिए joint sitting हो सकता है. There is a provision under 108 article provide provision for the joint sitting. अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन से केसेस हैं जिसमें joint sitting को बुलाया जा सकता है. किसी भी बिल में डेडलॉक होने के लिए 3 सिचुएशन हो सकती है. मान लेते हैं एक हाउस ने बिल पास किया और सेकंड हाउस में वो बिल गया. सेकंड हाउस ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो इस केस में डेडलॉक हो गया. ये फर्स्ट सिचुएशन है. सेकंड सिचुएशन, फर्स्ट हाउस ने बिल भेजा सेकंड हाउस में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की और वापस फर्स्ट हाउस में भेजा, बट फर्स्ट हाउस ने उस अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, तो इस केस में भी डेडलॉक हो गया. थर्ड सिचुएशन इज फर्स्ट हाउस ने बिल भेजा सेकंड हाउस में, अब सेकंड हाउस में इसमें कोई एक्शन नहीं लिया. इस केस में 6 मंथ्स मिलते हैं सेकंड हाउस को कि कोई ना कोई एक्शन ले. अगर कोई एक्शन लेता है सेकंड हाउस तो उसमें भी डेडलॉक हो जाता है. तो ये 3 सिचुएशन है जब डेडलॉक होता है. इस सिचुएशन में आर्टिकल 108 में प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउस के, राज्यसभा लोकसभा, एक साथ आते हैं
और यहाँ बैठते हैं और बिल को डिस्कस करते हैं और उसमें वोटिंग होता है। इसमें जो प्रिजाइड करते हैं इस मीटिंग में वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पे कौन से जो बिल है जिन पे डेडलॉक हो सकता है वही क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल होता है। इन दोनों केस में ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में अगर डेडलॉक होता है तो इसके लिए एक जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है। वेयर एज इन केस ऑफ मनी बिल, अगर मनी बिल के केस में ये तीन सिचुएशन आती है तो इस केस में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर होती है राज्यसभा के पावर्स के ऊपर। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सेपरेटली दोनों हाउस में मेजॉरिटी से पास किया जाता है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर है वो ए है, विच इज़ वन ओनली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे वर कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। यस, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल से लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने पार्ट 14A को इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंडर दो आर्टिकल है 323A and 323B. This article 323A deals with administrative tribunals and this article deals with administrative tribunals for other purposes. इस आर्टिकल को यूज करके पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985. First statement is they were conferred constitutional status by 42nd Amendment Act of 1976. This is correct. Second is Parliament has established a central administrative tribunal to adjudicate matters related to employment under the central government. Yes, this is also correct. इस एक्ट के अंडर जो ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 था उसके अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया है टू एडजुडिकेट द मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. Number third statement is state legislatures are empowered to establish state administrative tribunal to adjudicate matter related to employment under the state government. This statement is incorrect क्योंकि स्टेट में भी जो अगर कोई इशू हो एम्प्लॉयमेंट मैटर से रिलेटेड तो वो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ही एस्टेब्लिश करती है अंडर दिस एक्ट. सो हियर करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 1 and 2. Next is which of the following tools has have effect of reducing parliamentary control over the executives in India? The Constitution of India established a parliamentary form of government in which executive is responsible to the parliament for its policies and acts. Parliament exercise करती है अपना control over executive through question R, 0R, calling attention motion and adjournment motion. फर्स्ट इज बुलेटिन. पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल या जो कोई प्रोविजन होता है बजट से रिलेटेड उसको पास किया जाता है तो उसको पहले डिस्कस किया जाता है, फिर उसको पुट किया जाता है फॉर वोट. बट समटाइम क्या होता है जब टाइम नहीं है पार्लियामेंट के पास तो वो क्या करता है कि कुछ डिस्कस हो जाते हैं, कुछ जो प्रोविजन है अनडिस्कस्ड होते हैं उनको क्लब किया जाता है जो डिस्कस्ड प्रोविजन है और उनको वोट के लिए भेज दिया जाता है. तो ये होता है बुलेटिन. इस तरह से क्या होता है जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ओवर एग्जीक्यूटिव्स वो कम हो जाता है. सेकंड इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. जब एग्जीक्यूटिव ऐसे कोई लेजिस्लेशन बनाते हैं जिनकी अथॉरिटी उनके पास नहीं है विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो उसे जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कहते हैं. इससे भी पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है वो कम हो जाती है और उसके ऊपर जो कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो भी कम हो जाता है. इसका एग्जाम्पल है ऑर्डिनेंस. अगर रिपीटेडली सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ पे ऑर्डिनेंस लाती है और जो पार्लियामेंट की जो पावर है लॉ मेकिंग उसको ओवरराइड करती है तो यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसको कहा जाता है और इससे पार्लियामेंट की जो कंट्रोल होता है ओवर एग्जीक्यूटिव वो कम हो जाता है. थर्ड इज एडजर्नमेंट मोशन. जो एडजर्नमेंट मोशन है वो पार्लियामेंट यूज करती है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. सो ये इसमें नहीं आएगा. सो 1 and 2 इज करेक्ट हियर. सो बी इज करेक्ट आंसर. Next question is with reference to interstate trade and commerce consider the following statements. First statement is
Constitution provides that trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free without any restriction. Yes, this statement is correct. Second is Parliament cannot impose restrictions on freedom of trade and commerce between the states in any case. This statement is incorrect. कुछ ऐसी cases और circumstances होते हैं जब Parliament restriction impose कर सकती है. So here correct answer is A. Next question is which of the following will necessarily occur on the resignation or death of an incumbent prime minister? अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं या फिर डेथ होती है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली होगा? सो हियर फर्स्ट इज लोकसभा बिल डिजॉल्व ऑटोमेटिकली. नहीं, लोकसभा डिजॉल्व नहीं होती है. सेकंड इज द लोकसभा बिल इलेक्ट द न्यू प्राइम मिनिस्टर. वो होगा बट डेफिनेटली नहीं है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल डिजॉल्व ऑटोमेटिकली. यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. अगर जो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो रिजाइन करते हैं, डेथ हो जाती है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली. क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट किए थे प्रेसिडेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो इसलिए ये डिजॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली. सो हियर करेक्ट स्टेटमेंट इज सी. Next is which of the following statement? The president usually appoints the senior most member of Lok Sabha as the speaker pro tem. This statement is correct. Let's discuss what is speaker pro tem. जब न्यू लोकसभा इलेक्ट होके आती है तो उस टाइम स्पीकर हाउस में नहीं होता है. तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उन सब मेंबर्स में से उसको स्पीकर प्रो टर्म इलेक्ट करते हैं और उन्हें ओथ भी दिलाते हैं. ये टेम्परेरी होता है. फर्स्ट सिटिंग होती है लोकसभा की तो उसमें सभी मेंबर मिलकर एक और स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, तब इनके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं. ये जो स्पीकर प्रोटेम होते हैं वो टेम्परेरीली होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, पर इनके पास सारी पावर्स होती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम. दिस इज करेक्ट. थर्ड इज द ऑफिस ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टेम्परेरी, सो इट हैज लिमिटेड पावर. Although this office is temporary, but they enjoy all the powers of speaker. So third is incorrect. Right answer here is B, 1 and 2. Next question. With reference to state legislature, consider the following statements. First statement is there is uniform system of bicameral legislature across all the state. No, this statement is incorrect because we have only 7 states those who are having bicameral legislature. बाकी सबके पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है. सेकेंड स्टेटमेंट इज मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट गो बिलो 60 मेंबर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए दैट इज 60 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500. इनके बीच में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की स्ट्रेंथ हो सकती है, बट we have states like अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा जहाँ पे मिनिमम नंबर फिक्स किया गया है 30, और स्टेट्स लाइक मिजोरम एंड नागालैंड जहाँ पे 40 एंड 46 जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इज. Correct is C, a subject under state list. As we have already discussed, under Schedule 7 we have 3 list, जिसमें फर्स्ट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं वो यूनियन लिस्ट उसको कहते हैं, उसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. नंबर सेकंड में है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. नंबर थर्ड है कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों ही सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉज बना सकते हैं. सो हियर करेक्ट आंसर इज सी, अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट. लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इज अ स्टेट सब्जेक्ट और इस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट जज डज नॉट हैव एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स. District judge have appellate as well as original jurisdiction in case of criminal as well as civil matters. So first statement is wrong. Second is the session judge has power to impose capital punishment, that is death sentence. Yes, session judge के पास power होती है, वो impose कर सकते हैं death sentence, but इसको
वेरीफाई किया जाता है हाई कोर्ट में, अपील किया जाए या ना किया जाए हाई कोर्ट में ये चेक होता ही है. सो ईयर ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो राइट आंसर इज वी. हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट में. इनके पास ओरिजिनल एज वेल एज एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन होती है, दोनों ही सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर में. डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज करते हैं बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और इनके पास सुपरवाइजरी पावर होती है ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट, और इनकी जजमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में. सेशन जज के पास पावर हो सकती है, वो इम्पोज कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज कैपिटल पनिशमेंट विच इज डेथ सेंटेंस. हाउएवर जो कैपिटल पनिशमेंट की पास करते हैं उसको कंफर्म किया जाता है थ्रू हाई कोर्ट वेदर देयर इज अपील और नॉट. नेक्स्ट इज with reference to the union budget in India, consider the following statements. First statement है the term budget is not mentioned in the constitution. This is correct. जो कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर आर्टिकल 112 वहाँ पे लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो बजट को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. सेकंड है राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नो डिमांड फॉर ग्रांट्स shall be made except on the recommendation of the president. This is also correct. So here correct answer is D. Next question is the pocket of Indian president is bigger than that of American president. Which among the following statement justify the remark? Here D is correct. Indian president can keep the bill pending for indefinite period while the American president has to return the bill to the Congress within 10 days. Here Congress is the name of US Parliament. इंडियन प्रेसिडेंट के पास कोई भी टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल कब रिटर्न करना है टू द पार्लियामेंट, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को विद इन 10 डेज में कांग्रेस को ये बिल वापस रिटर्न करना होता है. पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट. लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल रिफॉर्म हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू मेक द इलेक्शन मोर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. First statement is equitable sharing of air time on television by political parties. Political parties को same time मिलता है जो state owned television channel होते हैं उन पे. So first is correct. Reporting of contribution in excess of rupees 1000 to election commission. This statement is incorrect because it's अगर 2000 से ज़्यादा उन्हें कैश में मिलता है या फिर थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मिलता है तो उन्हें रिपोर्ट करना होता है इलेक्शन कमीशन को विच इज़ मोर देन 2000. Declaration of criminal antecedents by candidate. Yes, this is also correct. So here correct answer is C, which is 1 and 3 only.